नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और यह 64वां सीरीज है दोस्तों, 64वां भाग है घटना चक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री। आप लोग पूरा का पूरा प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा, घटना चक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से संबंधित प्रश्न देखेंगे। और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है दोस्तों, ऑल इंडिया टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को फॉलो करिए। एक बात और कहना चाहूँगा आप लोगों से कि 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ है टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर सकते हैं। 6000 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ टीजीटी पीजीटी ज्योग्राफी के लिए भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, सिविक्स का, इकोनॉमी का, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी मीडियम में, किसी भी परीक्षा के लिए अगर आपको हैंड रिटेन नोट्स की आवश्यकता है, कंप्यूटराइज नोट्स की आवश्यकता है, तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मैसेज ही करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है, तो जो लोग सीरियस होंगे वो लोग संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा, 1756 में कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए किसे समुद्र के रास्ते भेजा गया था? तो 1756 में कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए किसे समुद्र के रास्ते भेजा गया? देखिए दोस्तों, वाटसन को भेजा गया था, वाटसन को। और जब सिराजुद्दौला कलकत्ता पर अधिकार कर लेता है तो पुनः अधिकार करने के लिए वाटसन को भेजा जाता है। जीआईसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। जून 1756 में जिस सिराजुद्दौला द्वारा फोर्ट विलियम को घेर लिया गया और 5 दिन पश्चात उसने आत्मसमर्पण कर दिया। गवर्नर राजा ड्रेक और अन्य प्रमुख नागरिक पृष्ठ द्वार से भाग निकले। उस समय प्रमुख वही था, और क्या बोलते हैं, विलियम फोर्ट का राजा ड्रेक। नवाब कलकत्ता को मानिक चंद के हाथ देकर स्वयं मुर्शिदाबाद लौट गया। जो ही कलकत्ता के पतन का समाचार मद्रास पहुंचा, वहां के अधिकारियों ने एक सेना जो उन्होंने फ्रांसीसियों के विरुद्ध युद्ध के लिए गठित की थी, कलकत्ता पर अधिकार करने के लिए भेज दी। कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए वाटसन को समुद्र के रास्ते भेजा गया था। प्रश्न 2 देखिएगा, सिराजुद्दौला के आक्रमण के समय कलकत्ता का गवर्नर कौन था? सिराजुद्दौला जब आक्रमण किया, कलकत्ता का गवर्नर कौन था? तो ड्रेक था। आप लोगों ने इस व्याख्या में देखा है, ड्रेक था। जीआईसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। इसकी व्याख्या देख लीजिए। सिराजुद्दौला के आक्रमण के समय कलकत्ता का गवर्नर रॉजर ड्रेक था। अंग्रेजों को आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध की आशंका थी, इसलिए उन्होंने कलकत्ता में फोर्ट विलियम की किलाबंदी कर दी थी और इसके परकोटे पर तोपें चढ़ा दी थी। अंग्रेजों ने घसीटी बेगम को प्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया था और बंगाल के भगोड़ों को शरण दी थी। जब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को इन जघन्य कार्यों से रोका तो उन्होंने टाल मटोल की। जून 1756 में फोर्ट विलियम को घेर लिया गया सिराजुद्दौला द्वारा और 5 दिन पश्चात उसने आत्मसमर्पण कर दिया। गवर्नर राजा ड्रेक व अन्य नागरिक पृष्ठ द्वार से भाग निकले। कौन समर्पण किया था? यह अंग्रेज समर्पण किए थे। नवाब कलकत्ता को मानिक चंद के हाथों देकर स्वयं मुर्शिदाबाद लौट गया। मानिक चंद उसका खास मित्र था, उसको देकर वह स्वयं मुर्शिदाबाद लौट जाता है। प्रश्न 3 देखिएगा, सिराजुद्दौला के कलकत्ता पर आक्रमण के समय वहां का गवर्नर कौन था? तो यही प्रश्न आपको 2 बार दोहरा रहा है, लेकिन यहाँ इस बार जीआईसी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न 2015 में ड्रेक था। प्रश्न 4 देखिएगा, दूसरा हिंदू शासक जिस पर कलायू और मिर्जाफर ने अपने शासन के दौरान निगाह डाली थी वह उड़ीसा का शासक था। तो वह उड़ीसा का शासक था कृष्णराज। जीआईसी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। दूसरा हिंदू शासक जिस पर कलायू और मीर जाफर ने अपने शासन के दौरान निगाह डाली थी वह उड़ीसा का राजा कृष्णराज था। 18वीं सदी में उड़ीसा पर मराठा प्रशासन आरंभ हो गया था, जिसमें रघुजी भोसले मुख्य थे। मराठों का शासन 1803 तक चला, फिर अंग्रेजों ने अपने अधिकार में ले लिया उसे। यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था से लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। प्रश्न 5 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, सही। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। कलायू की द्वितीय गवर्नरशिप का काल जो था वह मई 1965 से फरवरी 17, यह तो वैसे के 1965 नहीं होगा, 1765 से शायद हम हो सकता है मिस प्रिंटिंग को, 1765 से 1767 था। इलाहाबाद की जो संधि 1762 थी, तो यह तो गलत है, 1762 भी गलत है और यह 1965 लिखा हुआ है, मिस प्रिंटिंग की वजह से लिखा हुआ है। अगर यह 1765 से 1767 था तब शायद सही है, तो मिस प्रिंटिंग की वजह से हुआ होगा। यूपी जीआईसी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, तो मिस प्रिंटिंग की वजह से ही हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन सही कर रहा है।
इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव डाली थी। क्लाइव भारत में गवर्नर पद पर 1757 से 1760 तक और फिर 1765 से 1767 तक रहा। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की शिमले सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त कर दिया। इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो हुई थी, देखिए प्रथम संधि जो हुई थी वह आप शाह आलम द्वितीय के साथ हुई थी, और द्वितीय संधि जो हुई थी अगस्त 1765 में हुई थी। 16 अगस्त 1765 को शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया और उसे इलाहाबाद में रखा गया। प्रश्न 6 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन सही सम्मिलित नहीं है? ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, देवगांव की क्षति 17 दिसंबर 1818, यह आपकी सही सम्मिलित नहीं है। यह 1803 में हुआ था, न कि 1818 में। तो जीआईसी सहायक अध्यापक परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। देवगांव की जो संधि हुई थी 17 दिसंबर 1803 को हुई थी, और यह भी सब सम्मिलित है। प्रश्न 7 देखिएगा, बंगाल सूबे का अंतिम गवर्नर कौन था जिसे मुगल बादशाह ने नियुक्त किया था? वह कौन गवर्नर जिसे मुगल बादशाह ने नियुक्त किया था? औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां था। जीआईसी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। बंगाल सूबे का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां था, जिसे मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1701 में नियुक्त किया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में पूर्ण स्वतंत्र हो गया। मुर्शिद कुली खां ने 1704 में बंगाल की राजधानी को ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद में हस्तांतरित कर दिया। उसने बंगाल में नई भू राजस्व व्यवस्था के तहत तकावी ऋण प्रदान किए और इजारेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया। प्रश्न 8 देखिएगा, मुगल सम्राट के फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा किसने कहा? तो मैग्ना कार्टा कहा था ऑर्म ने कहा था, ऑर्म महोदय ने। देखिए यहाँ पर ऑर्म लिखा है, इसने कहा था। जीआईसी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है ये। मुगल सम्राट फर्रुख सियार द्वारा 1717 ईस्वी में जारी किए गए फरमान को ऑर्म महोदय ने ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा था। 1717 में मुगल सम्राट फर्रुख सियार ने एक फरमान जारी किया, जिसमें अंग्रेजों को 3000 रुपया वार्षिक कर के बदले में बंगाल में अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने के अधिकार की पुष्टि कर दी गई। 3000 रुपया दो और पूरा का पूरा बंगाल में मुक्त व्यापार करो। अंग्रेजों द्वारा निर्मित सिक्कों को भारत में सभी जगह मान्यता भी दी गई कि अंग्रेजी जो सिक्के डाले जाएंगे सभी जगह मान्यता मिलेगी। फर्रुख सियार के शासनकाल में 1715 में जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल आया था, और जब शिष्टमंडल आया था तो उसने उसी में एक हैमिल्टन नाम का अंग्रेज था, हैमिल्टन नामक चिकित्सक था, जिसने क्या बोलते हैं चिकित्सा कर दिया था फर्रुख सियार का, जिसे फर्रुख सियार खुश हुआ और फिर शाही फरमान 1717 में जारी करता है। प्रश्न 9 देखिएगा, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को वह शाही फरमान जारी किया जिसमें 3000 रुपये के वार्षिक भुगतान के बदले मुक्त व्यापार की अनुमति दी गई थी? तो फर्रुख सियार ने। एनबीएस पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। फर्रुख सियार को मुगल वंश का घृणित कायर कहते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न 10 देखिएगा, कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल की विशालतम बस्ती थी? तो कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल की जो विशालतम बस्ती थी वह तो हुगली। कलकत्ता की स्थापना तो बाद में हुई थी 1690-98 में, लेकिन कलकत्ता की स्थापना से पूर्व जो अंग्रेजों की विशाल बस्ती थी वह थी हुगली। पीजीटी परीक्षा 2006 में पूछा गया प्रश्न है। कलकत्ता की स्थापना से पूर्व हुगली बंगाल में अंग्रेजों की विशालतम बस्ती थी। ब्रिजमैन के अधीन 1651 में एक कोठी हुगली में स्थापित की गई, जहां सोरे, रेशम और चीनी का व्यापार आरंभ किया गया। ये बंगाल की मुख्य निर्यात जिन्स थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा, भारत में कंपनी की कोई फैक्ट्री एक किलाबंद क्षेत्र जैसी होती थी, जिसके अंदर गोदाम, दफ्तर, कंपनी के कर्मचारियों के लिए घर होते थे। ध्यातव्य है कि इन फैक्ट्रियों में उत्पादन का कोई काम नहीं होता था। बंगाल के सूबेदार शाह शुजा ने 1651 में एक फरमान जारी किया, जिसमें 3000 रुपया वार्षिक कर के बदले में कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी। 1656 में दूसरा निशान मंजूर किया गया, जिसके तहत बिना किसी बाधा के व्यापार की अनुमति की पुष्टि की गई। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न 11, सितंबर 1760 की संधि के द्वारा मीर कासिम ने निम्नलिखित में से कौन से 3 जिले दिए थे? जब मीर कासिम नवाब बना तो उसने बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव जिले दिए थे अंग्रेजों को उपहार स्वरूप। सितंबर 1760 में अंग्रेज और मीर कासिम के मध्य एक संधि हुई, जिसके आधार पर मीर कासिम ने कंपनी को बर्धमान, मिदनापुर, चटगांव जिले देने की बात कही थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा, सितंबर 1760 की संधि के अनुसार मीर कासिम ने सिलहट के चूना व्यापार में कंपनी को 50% मतलब आधा भाग कंपनी को सिलहट के चूनी व्यापार का आधा कंपनी को दे दिया मीर कासिम ने, और कंपनी को दक्षिण में अभियानों के लिए मतलब दक्षिण भारत के अभियानों के लिए 5 लाख रुपया और देना स्वीकार किया था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेता गया।
और फिर मीर कासिम ने एक कर लगाया था खिजरी जमा कर, जो अभी तक अधिकारियों द्वारा छुपाया जाता रहा था, लेकिन अब उसने प्राप्त किया था, खिजरी जमा कर। प्रश्न 12 देखिएगा, ये प्रश्न आता है खिजरी जमा वाला, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न 12 देखिएगा, अंग्रेजों को दीवानी मिलने के समय निम्नलिखित में से बंगाल का नवाब कौन था? जब अंग्रेजों को दीवानी मिल गई तो उस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो नजमुद्दौला था, नजमुद्दौला। नजमुद्दौला के बाद सैफुद्दौला आता है, सैफुद्दौला के बाद मुबारकदौला आता है। मुबारकदौला जो था वो सबसे अंतिम बंगाल का नवाब था। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि पर शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब नजमुद्दौला और क्लाइव ने हस्ताक्षर किए। इस संधि के अनुसार मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त के फरमान के जरिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दिया। इस प्रकार जब अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई उस समय बंगाल का नवाब जो था वो नजमुद्दौला था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा, गुलाम हुसैन की अपनी पुस्तक थी सियारुल मुतखैरिन। इसमें इलाहाबाद की संधि की शर्तों को तय करने में उतना भी समय नहीं लगा जितना एक गद्दे को खरीदने में लगता है। यह सियारुल मुतखैरिन में गुलाम हुसैन लिखते हैं। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को हुई थी। पहली 12 अगस्त 1765 को और दूसरी जो हुई थी 16 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की द्वितीय संधि के अनुसार अवध का राज्य कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर बंगाल को नवाब को वापस कर दिया गया। सिर्फ अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद लिया गया और उसे मुगल सम्राट को दे दिया गया और बाकी राज्य अवध को वापस कर दिया गया। प्रश्न 13 देखिएगा, अंग्रेजों ने आधुनिक कलकत्ता की स्थापना कब की थी? तो 1690 में की थी। 1698 में इसका अच्छी तरह से पुनर्गठन किया था। तो टीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया प्रश्न है। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जाव चरनाक ने अंग्रेजी व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानाती को चुना। सूतानाती जो कलकत्ता का एक स्थल था। इस तरह से 1690 में जाव चरनाक ने अंग्रेजी बस्ती के रूप में कलकत्ता की स्थापना की, लेकिन 1690 में सूतानाती को चुना। लेकिन उसके बाद 1698 में देखिए 1698 में बंगाल का सूबेदार रहता है अजीमुस्सान। 1698 में अंग्रेजों को सूतानाती, कलकत्ता, गोविंदपुर ये तीनों गांव की जिम्मेदारी दे दी जाती है। इसके बदले में गांव के मालिकों को सिर्फ 1200 रुपया देना होता है। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में सूतानाती, कोलकाता, गोविंदपुर की किलाबंदी व्यवसायिक प्रतिष्ठान का नाम किलाबंद करके एक व्यवसायिक प्रतिष्ठान का जो नाम रखा गया ये फोर्ट विलियम रखा गया। 1700 में फोर्ट विलियम को देखिए 1700 ईस्वी में फोर्ट विलियम को पहला प्रेसिडेंसी नगर भी घोषित किया गया। तो पहला प्रेसिडेंसी नगर कौन था? तो फोर्ट विलियम था। प्रश्न 14 देखिएगा, अहमद शाह अब्दाली ने निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में किया था। अहमद शाह अब्दाली ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में। सर्वप्रथम बात बोल रहा, देखिए ये मत सोचिएगा 1761 वाला पानीपत का तीसरा युद्ध की बात करिएगा। सबसे पहले अहमद शाह अब्दाली ने 7 बार करीब आक्रमण किया था, लेकिन पहली बार जब आक्रमण किया था 1748 में किया था, उसमें अहमद शाह अब्दाली ने। उस समय भारत का शासक कौन था? मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह। टीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान के दुर्रानी वंश का था तथा प्रारंभ में वह नादिर शाह के अधीन काम करता था। अपने स्वतंत्र शासन के दौरान उसने भारत पर कई बार आक्रमण किए थे। भारत पर सबसे पहला आक्रमण मुगल शासक मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1748 में अहमद शाह अब्दाली करता है। प्रश्न 15 देखिएगा, क्लाइव ने एक व्यक्ति के जाली हस्ताक्षर का प्रयोग किया था। किस व्यक्ति का जाली हस्ताक्षर किया था क्लाइव ने? तो वाटसन का जाली हस्ताक्षर किया था। टीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया प्रश्न है। नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र का अमीचंद द्वारा भंडाफोड़ की बात कहने पर जब अमीचंद को मिलाया था क्या बोलते हैं क्लाइव, तो अमीरचंद नहीं मानता है। तो उसके बाद उसके साथ जालसाजी क्लाइव करता है। क्लाइव ने अमीरचंद से समझौता कर लिया। समझौते के 2 प्रारूप तैयार किए गए, सफ़ेद कागज और लाल कागज। जो सफ़ेद कागज था वही असली कागज था, लाल कागज जो था नकली कागज था। तो सफ़ेद कागज पर तो क्या बोलते हैं वाटसन के दस्तखत होते हैं, लेकिन लाल कागज जिससे वह अमीरचंद से समझौता करता है उस पर वह वाटसन का नकली क्या हस्ताक्षर कर देता है क्लाइव। अमीरचंद के मांगों का उल्लेख केवल लाल कागज पर था। वाटसन ने केवल सफ़ेद कागज पर हस्ताक्षर किए थे। लाल प्रारूप पर क्लाइव ने वाटसन के नकली हस्ताक्षर बना दिए और उसे अमीरचंद को दे दिया। नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र में नवाब का सेनापति मीर जाफर, यार लतीफ़ खां और दीवान राय दुर्लभ और बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर जगत सेठ भी शामिल था। यह 4-5 लोग शामिल थे। मार्च 1757 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से चंद्रनगर छीन लिया था। 1757 में अंग्रेजों ने छीना था फ्रांसीसियों से चंद्रनगर और फिर 1794 तक यह अंग्रेजों के अधीन में रहा चंद्रनगर। फिर 1814 में पेरिस के संधि के तहत फिर फ्रांसीसियों को चंद्रनगर वापस कर दिया गया। क्लाइव ने दावा किया कि चंद्रनगर की क्षति फ्रांसीसियों के लिए इतनी भयंकर सिद्ध हुई कि जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता।
प्रश्न 16 देखिएगा, बंगाल में ब्लैक होल की घटना किस नवाब के समय में हुई थी? तो सिराजुद्दौला के समय में हुई थी 20 जून 1756 को। पीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न है। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को कलकत्ता में घटी। इस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। वह अलीवर्दी खां का दौहित्र मतलब पुत्री का पुत्र मतलब नाती था। हालवेल के अनुसार नवाब ने 20 जून की रात 146 अंग्रेज कैदियों को 18 फुट लंबे 14 फुट 10 इंच चौड़े कमरे में बंद कर दिया। अगले दिन हालवेल सहित 23 व्यक्ति जिंदा बचे, मतलब 146 लोगों को बंद किया जिसमें से 23 लोग ही जिंदा बचे और उसी में से एक हालवेल था जो यह घटना लिखा। हालांकि यह घटना मनगढ़ंत भी कही जाती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा, इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियारुल मुतखैरिन में ब्लैक होल की घटना का कोई जिक्र नहीं करते हैं। अलीनगर की जो संधि होती है 9 जून 1757 को होती है क्लायू और सिराजुद्दौला के मध्य। अलीनगर सिराजुद्दौला कलकत्ता को दिया गया नाम था। जब कलकत्ता पर क्या बोलते हैं अधिकार कर लेता है सिराजुद्दौला तो उसका नाम अलीनगर रख लेता है। प्रश्न 17 देखिएगा, काल कोठरी त्रासदी किसे बंदी बनाए जाने से संबंधित थी? अंग्रेजों से को बंदी बनाए जाने से संबंधित थी काल कोठरी त्रासदी। जीआईसी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 18 देखिएगा, काल कोठरी की घटना कहाँ घटी थी? तो काल कोठरी की घटना कहाँ घटी थी? तो कलकत्ता में घटी थी। पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 19 देखिएगा, ब्लैक होल की दुर्घटना कब हुई थी? 20 जून 1756 को। 20 जून 1756, हाँ 20 जून 1756 को हुई थी। टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 20 देखिएगा, ब्लैक होल की दुखद घटना के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला था। टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को फॉलो करिए। धन्यवाद आप लोग को।